आज हम लोग बात करने वाले हैं जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। जरा देख लेते हैं इस लेक्चर में क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देन कैसे हम लोग एक जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक को बना सकते हैं, पोर्ट्रेट ट्रायंगल क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं जेडपीएफ कर्व के, और पोर्ट्रेट ट्रायंगल की जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या क्या बताती हैं। साथ ही साथ लोड कर्व अलग अलग पावर फैक्टर पर अगर बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, ये सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे आज इस लेक्चर में। मेरा नाम प्रांजल है और आज बड़े डिटेल में जानेंगे जेडपीएफसी क्या होता है और पोर्ट्रेट ट्रायंगल जो बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं आखिर वो क्या होता है, जरा उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक की, तो बेसिकली ये क्या होता है, जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक एक ऐसा प्लॉट होता है जिसको हम बनाते हैं किसके बीच में, टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर कांस्टेंट आर्मेचर करंट एंड कांस्टेंट स्पीड के लिए। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे अगर आप जूनियर ए लेवल का इंजीनियर का एग्जाम दे रहे हो, जेई का एग्जाम दे रहे हो या एई में, तो बहुत बार ये पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यार जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में बनाते हैं। तो वीटी एंड आईएफ पहला आंसर हो गया। दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो स्पीड और आर्मेचर करंट ये दो चीज़ें जो है कांस्टेंट रहनी चाहिए जब भी हम लोग जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। तो यहाँ पे वीटी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है जो कि फेज वोल्टेज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर थ्री फेज सप्लाई है क्योंकि अल्टरनेटर है, थ्री फेज सिस्टम है, तो यहाँ पे लाइन टू लाइन नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं फेज वोल्टेज की। दूसरा है फील्ड करंट एक्साइटेशन, ये वो करंट है जो हम लोग रोटर पे देंगे डीसी जनरेट करने के लिए, तो फील्ड करंट एक्साइटेशन आईएफ। ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें करना क्या होगा, इसके इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटर लेंगे, उसके अंदर फील्ड करंट देंगे और उसको एक कांस्टेंट स्पीड एनएस से घुमाएंगे। ठीक है। आर्मेचर में अभी हमने कोई बात नहीं करी है, फील्ड करंट दिया और हमने उसको अल्टरनेटर को घुमा दिया एनएस की स्पीड से। नाउ जैसे ही हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे, लोड भी कैसा, जेडपीएफ लोड लगाएंगे, यानी कि जीरो पावर फैक्टर लोड। जब ये लगाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग आर्मेचर करंट फ्लो करने लगेगा। नाउ फील्ड करंट हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो आर्मेचर करंट है वो रेटेड वैल्यू पे फ्लो करे और हमें टर्मिनल वोल्टेज वीटी मिलने लग जाएगा। जैसे ये होगा तो हम कर्व प्लॉट कर लेंगे आईएफ और वीटी के बीच में और हमारा जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो जाएगा। ना यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, जेडपीएफ लोड। ना इसकी बात मैंने चर्चा करी थी जब वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा रहा था अभी पीछे। तो जेडपीएफ जो है, जेडपीएफ क्या बताता है, जीरो पावर फैक्टर। जीरो पावर फैक्टर का मतलब होता है प्योरली, बात समझ में आ रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझो। अगर हम बात कर रहे हैं जीरो पावर फैक्टर की, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, तो जीरो पावर फैक्टर का मतलब, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है तुम्हारा कॉस थीटा। ठीक है। और इसकी वैल्यू जीरो है, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। ये किधर भी हो सकता है, ये लैगिंग भी हो सकता है तुम्हारा और लीडिंग भी हो सकता है। तो पावर फैक्टर जीरो होने का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि जो भी तुम ले रहे हो, यानी कि जो लोड ले रहे हो, ये प्योरली इंडक्टिव भी हो सकता है और प्योरली कैपेसिटिव भी हो सकता है। हालांकि जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक जब भी बनाते हैं तो प्योरली इंडक्टिव लोड को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जनरली अभी पीछे जब वोल्टेज रेगुलेशन, तो कभी कभी वोल्टेज रेगुलेशन में हम ना कह के कि प्योर इंडक्टिव लोड है, ये ना कह के हम लोग क्या कह देते हैं, उसे जेडपीएफ लोड कह देते हैं, जेडपीएफ लैगिंग लोड। इसी तरीके से क्वेश्चन घुमाने के लिए कभी भी प्योर कैपेसिटिव ना कह करके, प्योर कैपेसिटिव हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीएफ लीडिंग लोड है। तो मतलब सेम है, प्योर कैपेसिटिव लोड। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। क्योंकि अगर हम लोग आरएल लोड कहेंगे, कभी भी ध्यान रखना, अगर आरएल कहोगे, आरएल यानी कि इम्प्योर लोड है, ना तो प्योर इंडक्टिव है ना प्योर रेजिस्टिव है, तो मिक्स लोड, हाइब्रिड लोड जब भी होगा तो वहां पे लिखा होगा लैगिंग लोड। जेडपीएफ शब्द का इस्तेमाल जो है ये केवल रिस्ट्रेंड है जब हम बात करते हैं प्योरली। ठीक है, समझ में आ रही, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव। वहीं पे अगर प्योरली रेजिस्टिव होगा, प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है, तो वहां पे हम कहेंगे यूपीएफ लोड, यूनिटी पावर फैक्टर लोड। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम अगर हम बात करेंगे प्योरली रेजिस्टिव लोड की, तो उस केस में वोल्टेज और करंट दोनों की दोनों सेम फेज में होंगी, तो थीटा इक्वल टू जीरो होगा। थीटो अगर जीरो होगा तो कॉस थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा। सही है, कॉस जीरो इक्वल टू वन। सो डेट इज व्हाट नेम यहाँ से क्या आया, यूनिटी पावर फैक्टर। दिस इज यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर हो गया। सो डेट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। नाउ अब आगे चलते हैं। तो जेडपीएफ लोड हो गया, जेडपीएफ का मतलब हो गया कॉस 90, प्योरली इंडक्टिव लोड की हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो यूजफुल क्या है, कहाँ कहाँ यूज होगा। तो इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है, जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लीकेज रिएक्टेंस को निकालने के लिए करते हैं कि भाई लीकेज रिएक्टेंस कितना हो रहा है सिस्टम में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप समझ में आ गया होगा ना। लीकेज रिएक्टेंस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको चीज बता दूं, लीकेज लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं लीकेज फ्लक्स क्या होता है। तो लीकेज फ्लक्स ट्रांसफार्मर के अंदर तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। रोटेटिंग मशीन के अंदर, रोटेटिंग मशीन के अंदर लीक कैसे होता है, इसके ऊपर एक बढ़िया सा मस्त सा लेक्चर मैं काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर बहुत जल्दी तुम्हें देखने को मिलेगा। तो लीकेज के ऊपर, यानी कि लीकेज फ्लक्स इन रोटेटिंग मशीन्स,
बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। उसमें हम लोग चर्चा करेंगे और बताऊंगा मैं कि आखिर क्या अंतर होता है एक ट्रांसफार्मर के अंदर लीक होने में और एक सिंक्रोनस मशीन में, तो ये सब चर्चा करेंगे। नाउ अगर मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा अल्टरनेटर है तो इसका अगर सर्किट बना लें तो ये लोड हो गया। नाउ यहाँ पे हम यहाँ पे लगा लेते हैं सारे इक्विपमेंट इन द सेंस जो उसकी इनहेरेंट टेंडेंसी है, जैसे कि आर्मेचर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे रिएक्टेंस लगा दिया है XAR, लॉसेस हीट लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए रेजिस्टेंस लगा दिया, कॉपर वाइंडिंग का जो भी रेजिस्टेंस है RA लिख लिया, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। देन लीकेज को रिप्रेजेंट करने के लिए XAL ले लिया, ये भी रिएक्टेंस है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो दोनों हमने तीनों रिएक्टेंस ले लिए हैं इस तरीके से ना। अब यहाँ पे वोल्टेज जो जनरेट होगा अल्टरनेटर के अंदर वो ईजी जनरेट होगा, ठीक, ईजी वोल्टेज जनरेट होगा। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण, क्योंकि भाई लोड लगा है तो आर्मेचर करंट होगा, आर्मेचर करंट होगा तो उसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ईजी से वोल्टेज ड्रॉप होकर ईजी डैश हो जाएगा। एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे आगे यूज़ नहीं होगी, सारी चीज़ें आगे यूज़ करूँगा, बहुत ध्यान से समझना। तो जनरेट हुआ ईजी, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण आर्मेचर रिएक्शन, अब भाई एक बात ध्यान रखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ZPF जब भी आप करेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो हम बात करेंगे हमेशा प्योरली इंडक्टिव लोड की, प्योर इंडक्टिव लोड। और आपको याद होगा मैंने बताया था वोल्टेज रेगुलेशन, जब मैंने पढ़ाया था वोल्टेज रेगुलेशन, तो उसमें बताया था कि जब भी हम इंडक्टिव लोड लेते हैं तो इसका जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, वो भैया होता है डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालता है। यानी कि अगर टोटल फ्लक्स जो था, फ्लक्स लाइन्स आ रही थी फाई, ठीक है, और आर्मेचर ये इंडक्टिव लोड है तो इसकी वजह से जो आर्मेचर रिएक्शन होगा फाई ए, वो क्या होगा, वो डीमैग्नेटाइजिंग होगा, यानी कि अपोज करेगा, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब भैया जब नेट फ्लक्स ही रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस चीज़ है वोल्टेज भी डिप हो जाएगा। सो ये जो डिप हुआ वोल्टेज में बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे ईजी डैश से। ठीक है, ये डिप हो गया ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, हमने इतना वोल्टेज खो दिया। देन उसके बाद रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस के कारण हमने कुछ वोल्टेज खो दिया, और जो बचा कुचा वोल्टेज था वो टर्मिनल पे मिलेगा, यानी कि लोड के अक्रॉस। तो हम बैंक से निकाल के चले थे 100 रुपये और घर आते आते 80 रुपये रह गए, तो जो 20 रुपये का लॉस हुआ वो यहाँ पे मैंने दिखाया है। 10 रुपये आर्मेचर रिक्शे वाले को दे दिए आर्मेचर रिएक्शन का नाम पे, और बचे हुए 10 रुपये हमने दे दिए रेजिस्टेंस एंड लीकेज को। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको मैं आने वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा। बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, रेजिस्टेंस RA, इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1 पर यूनिट के बराबर होती है, बहुत ही मिनिमम होती है। ये XL की बात कर लें तो इसकी जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सली 0.15 पर यूनिट के अप्रॉक्स होती है, 0.01 पर यूनिट कर लो इसे, 0.15 पर यूनिट। और मेजॉरिटी में जो लीकेज, जो मेजॉरिटी में जो रिएक्टेंस होता है वो XAR होता है, 0.85 के अप्रॉक्स इसकी वैल्यू लाई करती है। ठीक है, तो लगभग लगभग ये अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ पर यूनिट में। ठीक है, तो अगर यानी कि सिंपल सी बात करें तो सबसे बड़ा होता है XAR, देन उसके बाद होता है XAL, देन उसके बाद होता है RA। किसी भी मशीन में ये कहानी चलती है। ठीक है, ये तुम्हें वैल्यू में पता चल जाएगा। ओके, नाउ आगे चलते हैं। नाउ अगर मान के चलते हैं आर्मेचर करंट आई है, अब इनके इक्वेशन बना लें तो ईजी बना। ठीक है, ईजी बना, और उसमें से अगर आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को माइनस कर दें तो देखो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, जे क्यों ले रहे हैं, जे यहाँ पे दिखा रहा है कि हम लोग ले रहे हैं एक इंडक्टिव करंट है, यानी कि इंडक्टिव कह लो या कह सकते हो 90 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, 90 डिग्री के डिफरेंस की करंट ले रहा हूँ, वोल्टेज ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो इसलिए मैंने इसको जे लिया है, आयोटा, यानी कि इमेजिनरी है। और ऑब्वियस ही चीज़ है, ये सारे के सारे एक इमेजिनरी ही कंपोनेंट है, क्योंकि एक्चुअल में कोई ऐसा इंडक्टर नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे इमेजिनरी ही कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको इमेजिनरी लेते हैं। और जब भी हम बात करते हैं इसकी रिएक्टेंस की, तो हमेशा हम लोग उसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ, आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वहाँ पे वो 90 डिग्री के डिफरेंस पे रहता है करंट से, तो इसीलिए यहाँ पे हम जे का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो जब हमने ईजी में से माइनस कर दिया जे आई XAR, तो यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप, इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, बचा हुआ कितना मिला, बचा हुआ ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन बचा हुआ कितना मिला, ईजी डैश मिला ना। ईजी डैश में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ IA माइनस जे XAL, ठीक है, अगेन XAL है तो रिएक्टेंस है, तो यहाँ पे जे का सिंबल हमने यूज़ करा है, मतलब इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बचा हुआ कितना मिला, टर्मिनल वोल्टेज। ना ये जो ड्रॉप हुआ ये क्या हुआ, बिकॉज ऑफ सिंक्रोनस इंपेडेंस वोल्टेज ड्रॉप कह सकते हैं। समझ में आ रही बात है। सिंक्रोनस इंपेडेंस जो यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सिंक्रोनस इंपेडेंस वोल्टेज ड्रॉप, इसकी जगह और एग्जैक्ट मैं कहूँ तो RA प्लस जे XAL। सिंक्रोनस इंपेडेंस जब भी हम कहते हैं ZS, तो ZS या कह सकते हो रिएक्टेंस अगर कहोगे तो XS, सिंक्रोनस रिएक्टेंस इंपेडेंस। तो ये होता है बेसिकली RA प्लस जे XAR प्लस XL, दोनों होता है इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ रही बात है। वैसे अगर इसकी बात कर लें तो ये होता है तुम्हारा XAR प्लस XAL। ठीक है, तो दोनों इंक्लूड करते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये इंपेडेंस का नहीं, यहाँ पे RA और XL की बात हो रही है, इंपेडेंस के अंदर तो ये भी आ जाएगा पूरा। ठीक है, समझ में आ रही बात ही। तो ये इसको करेक्ट कर लेना। नाउ अगर हम इनका फेजर डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमने फील्ड MMF लगाया FF,
इस फील्ड एमएमएफ की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा 90 डिग्री लैग करता हुआ, ये हम सब जानते हैं, हमने वोल्टेज जब वोल्टेज रेगुलेशन एंड फेजर डायग्राम पढ़े थे तो वहाँ पे पढ़ा है इस चीज़ को। तो एफ एफ की वजह से ईजी आएगा, ठीक है, नेट जनरेटेड वोल्टेज, इंड्यूस वोल्टेज जो होगा अल्टरनेटर के अंदर। ना अब आर्मेचर करंट अगर फ्लो कराओगे जेडपीएफ लोड पे, तो जेडपीएफ लोड का मतलब प्योरली लैगिंग करंट, तो इससे 90 डिग्री लैग करती हुई करंट आएगी, आइए ना इस करंट, ये जो 90 डिग्री लैग करती हुई करंट आ रही है, इसकी वजह से एक आर्मेचर एमएमएफ आएगा एफ ए, जो कि 90 डिग्री जस्ट 180 डिग्री जस्ट अपोजिट होगा एफ एफ से। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आर्मेचर का फ्लक्स है और जो फील्ड फ्लक्स है दोनों अपोजिट हैं, तो नेट जो एमएमएफ मिलेगा रिजल्टेंट, वो क्या होगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड मिलेगा हमें एंड छोटा मिलेगा ना। इस रिजल्टेंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है इसकी वजह से आएगा ईजी डैश, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट डाल दोगे तो ईजी डैश आ गया यहाँ पे, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये जो ड्रॉप हुआ है, ये जो ईजी डैश आया है, ये बिकॉज ऑफ दिस एफ आर आया है रिजल्टेंट के कारण। नाउ अब यहाँ पे ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ये बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। तो अब क्या होगा, फर्दर हमें वोल्टेज का डिप देखने को मिलेगा, और ये जो फर्दर वोल्टेज का डिप होगा, ये बिकॉज ऑफ ड्यू टू सिंक्रोनस लीकेज वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। CHRONOUS होगा भाई ये, ठीक है, इसको सही कर लेना, सिंक्रोनस लीकेज वोल्टेज ड्रॉप। तो ये क्या हो गया कि लीकेज के कारण प्लस इसमें RA जोड़ लो, IARA बहुत छोटा सा होता है लेकिन इसको इंक्लूड कर लो। तो ये जो हमें फाइनली मिलेगा वोल्टेज यहाँ पे, ये मिल जाएगा VT मेरे को, जो फाइनल मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज का, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इतनी चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो रही होंगी, जो हमने अभी पीछे देखा था एक क्वेश्चन में उसी को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम बनाते हैं भैया अपना ZPO करेक्टरिस्टिक। तो ZPO करेक्टरिस्टिक बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तरफ हम लोग टर्मिनल वोल्टेज ले लेते हैं VT और एक तरफ ले लेते हैं MMF, ठीक है, समझ में आ रहा है, IF हो गया। नाउ सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे OCC कर्व, हम लोगों ने शुरुआत के लेक्चर्स में सीख रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अब देखो क्या होता है, अब ये हो गई हमारी एयर गैप लाइन, ठीक है, ये हमें पता है, एयर गैप लाइन के ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। नाउ मान के चलते हैं हमने जो टोटल फील्ड एमएमएफ अप्लाई करा था, यानी कि इनिशियली, यानी कि जब ओपन सर्किट था उस समय जो नेट एमएमएफ हमने अप्लाई करा वो है एफएफ। नाउ इस एफएफ की वजह से ओपन सर्किट था, अभी कोई लोड नहीं लगाया हुआ था, तो जो वोल्टेज जनरेट होगा ईजी, वो कितना होगा, वो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, दिस वन इज योर ईजी जनरेटेड वोल्टेज। नाउ अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग जो हमारा अल्टरनेटर है उसके ऊपर एक ZPF लोड लगाने वाले हैं। जैसे ही ZPF लोड लगाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन जो फील्ड F था, यानी कि जो हमने अप्लाइड फील्ड थी, वो रिड्यूस होकर रिजल्टेंट फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो फील्ड का ड्रॉप होगा या जो बैक आई हमारी फील्ड, यानी नेट फील्ड में जो रिडक्शन आया वो कितना आया, वो हमारे पास जो रिडक्शन निकल के आया वो FA का निकल के आया, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये क्या हुआ कि हमने शुरुआत में अप्लाई करा था, यानी कि अगर ओपन सर्किट था तो FF से काम चल रहा था, ईजी बन रहा था। अब जैसे ही ZPF से क्लोज करोगे तो उसके अंदर एक आर्मेचर करंट फ्लो करेगा, इस आर्मेचर के कारण एक आर्मेचर रिएक्शन FA होगा, एंड ये FA क्या करेगा, FF को माइनस करेगा FA, और जो बचेगा वो रहा F। सो दिस इज योर FR रिजल्टेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस आर्मेचर रिएक्शन, क्लियर हो गया यहाँ पे ना। अब यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा उसे मान के चलते ईजी डैश, ये मैंने अभी पीछे फेजर डायग्राम बताया था, ये वही वोल्टेज है ईजी डैश, बिकॉज ऑफ, यानी कि डिप इन द वोल्टेज बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन कारण वोल्टेज में जो ड्रॉप आया। अब क्या होगा, अब इसके बाद फर्दर ड्रॉप आएगा बिकॉज ऑफ लीकेज के कारण। तो मान के चलते हैं लीकेज IA एक्सेल जो है लीकेज के कारण हो रहा है, अगर रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं, तो ऐसे केस में जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगा वो VT मिलेगा। तो हमने ये तीनों वोल्टेज यहाँ पे मार्क कर दिए, ईजी, देन आर्मेचर रिएक्शन के कारण ईजी डैश, देन लीकेज के कारण VT। ना अब VT की लाइन जो है इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, तो मान के चलते ये लाइन ऐसे गई, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें 3 पॉइंट मिल गए। तो पहला पॉइंट, अगर हम 3 पॉइंट की बात करें, बहुत ध्यान से देखना, देखो ये 3 पॉइंट हमारे सामने निकल के आ गए ना। अगर इन तीनों पॉइंट को जोड़ के मैं एक ट्रायंगल बना दूं, तो ये ट्रायंगल जो होता है इसको कहते हैं पोर्टियर ट्रायंगल। समझ में आ रही बात है, अभी पोर्टियर ट्रायंगल मिला है, अभी हमें ZPFC कर्व नहीं मिला है, पोर्टियर ट्रायंगल मिल गया। समझ में आ गई बात है, पोर्टियर ट्रायंगल क्या होता है, तो बेसिकली वो ट्रायंगल जो OCC और यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन और इन सबके इफेक्ट के कारण जो 3 पॉइंट मुझे मिलते हैं, दिस इज नोन एज पोर्टियर ट्रायंगल, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको पॉइंट मार्क कर देता हूँ इस ट्रायंगल के ABC, ठीक है ना। ये जो A पॉइंट है, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को मूव करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे, इसे नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट C है वो हमेशा OCC पे रहे, यानी कि ये वाला पॉइंट हटना नहीं चाहिए। देखो रूल समझ लो गेम के यार, जो ड्राइंग बनाने जा रहे हैं हम लोग, उस ड्राइंग के रूल समझ लो। तो होगा क्या, ये जो ट्रायंगल बन के आ गया हमारे पास इन VT EG डैश एंड EG एंड FR एंड F से, ये ट्रायंगल बन गया ना। अब हमें ZPFC बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को हम स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ। शर्त क्या है, शर्त ये कि पॉइंट C मूव नहीं करना चाहिए, अलग नहीं हटना चाहिए, OCC पे चिपका रहेगा, इसी से हिंज्ड होके चलेगा। दूसरा क्या है, टिप A जो होगी वो हमारी ZPFC को ट्रेस करेगी, यानी कि ये जो टिप A, इसका जो मूवमेंट होगा ये बनाएगा ZPFC। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो वैसे ही मूव करते हैं, तो इस ट्रायंगल को नीचे खिसका दिया और खिसका दिया और खिसका दिया,
तो यहाँ पे टिप ए को अगर मैं जोड़ दूं तो कुछ ये कर्व निकल के आएगा एंड दिस इज योर ZPFC कर्व। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात है, बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो यार ये बहुत अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने, और आपको लग रहा होगा देख के, अभी आगे और चीज़ें जब बताऊंगा, कभी भी आप बुक पढ़ोगे ये सारी चीज़ें निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि इसके लिए बहुत पीछे मेहनत है और बहुत ही सिंप्लीफाई करने पे बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगता ही है। तो इसीलिए अगर पसंद आता है तो लाइक कर सकते हो और लोगों को शेयर कर सकते हो जिन्हें ZPFC में प्रॉब्लम होती है, जो कि 99% लोगों को होती है। खैर, तो पोर्ट्रेट ट्रायंगल हो गया, ZPFC हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि ZPFC कर्व बनाते समय रेटेड करंट मेंटेन रखना है और स्पीड भी कांस्टेंट रखनी है। यानी कि ये जो हमने ZPFC लोड लिया है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही होगी वो हर समय आइए रेटेड ही होनी चाहिए। रेटेड आर्मेचर करंट, यानी कि ये ZPFC कर्व बनाते समय कंडीशन क्या है, आइए रेटेड इसके अंदर फ्लो होनी चाहिए, साथ ही साथ स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए, वो भी भैया एकदम कांस्टेंट स्पीड पे चलना चाहिए अल्टरनेटर। ये कंडीशन होगी तभी ZPFC कर्व सही से बनेगा, वरना एरर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ओके, नाउ अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। अगर बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट को देखो, स्टार्टिंग पॉइंट को, तो वो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू 0। अगर ये हम बात करें दिस इज योर VT, तो यहाँ पे क्या होगा, VT इक्वल टू 0 हो रहा है। नाउ अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर कोई अल्टरनेटर है तो उस अल्टरनेटर के अंदर अगर उसके टर्मिनल वोल्टेज 0 हो रहा है, VT 0, तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब हम उस अल्टरनेटर को शॉर्ट करते हैं। केवल यही एक कंडीशन है, यानी कि जब हम शॉर्ट करते हैं, केवल वही एक लौती ऐसी कंडीशन है जिसमें अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज 0 होता है। क्योंकि अगर हम इसे ओपन रखेंगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो VT रहेगा, VT इक्वल टू EG हो जाता है, आपको पता होगा, ये चीज़ बेसिक्स है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर फेज है, ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन रिप्रेजेंटिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बारीक बातें बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इन सब पे तुम्हें मिल जाएगा, सही है। तो ये जो बिल्कुल बेस है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने अल्टरनेटर को शॉर्ट करा था, ठीक है। एंड दिस वन इज योर नोन एज शॉर्ट सर्किट ट्रायंगल। इसीलिए ये जो ZPFC का पोर्ट्रेट ट्रायंगल है, जो ऊपर पोर्ट्रेट ट्रायंगल है, अगर इसी को मैं नीचे खिसका के बिल्कुल बेस कर देता हूं तो इट एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट ट्रायंगल। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आई होप समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, ओके, ठीक है, समझ में आ गई होगी। नाउ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। नाउ ये हो गया, ये यानी कि हमने अभी ZPFC कर्व बनाया आपके सामने, ये सारी चीज़ें फेजर डायग्राम और इन सब की मदद से, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ एक्सपेरिमेंटली अगर मैं इसे बनाने चलता हूँ तो एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए मुझे एक सिंक्रोनस मोटर लेनी पड़ेगी। वो सिंक्रोनस मोटर ये जरूरी है कि वो अंडर एक्साइटेड हो। ना अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करेगी जैसे एक इंडक्टर करता है, क्यों, क्योंकि उसे भाई एब्जॉर्व करेगी वो रिएक्टिव पावर को, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेड कंडीशन में ले लेंगे ताकि वो ZPFC वाला काम कर जाए हमारा, और विदाउट लोड लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस सिंक्रोनस मोटर को जब मैं सप्लाई दूंगा विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, तो सिंक्रोनस जनरेटर जो होगा वो, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी फील्ड को चेंज करते रहेंगे, तब तक चेंज करेंगे जब तक हमें रेटेड करंट, ठीक है, रेटेड करंट ना फ्लो हो जाए फेज में, फेज वायर में, और टर्मिनल वोल्टेज VT मेंटेन ना कर लें। तो IA रेटेड एंड V रेटेड, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, कांस्टेंट स्पीड पे चलाएंगे, तो देन हमें जो कर्व मिलेगा, देन दिस कर्व इज नोन एज ZPFC कर्व। क्लियर हो गया? ये इसको हल्के मत लेना, कई बार JEE में, AE में, इवन मान के चलो आप ES की मैं क्वेश्चन कुछ देख रहा था, उसमें इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि आखिर अगर हम ZPFC बनाने चलते हैं मशीन में तो उसके अंदर जो सिंक्रोनस मोटर लेते हो वो कैसी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अंडर एक्साइटेड होनी चाहिए और विदाउट लोड। अंडर एक्साइटेड मींस इट जस्ट एक्ट एज अ ZPF लोड, एंड विदाउट लोड इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि इसका पर्पस हमें लोड नहीं है, इसका पर्पस है एज अ इंडक्टिव से बिहेव करवाना। नाउ आगे चलते हैं, फीचर्स की बात कर लेते हैं ZPF की कर्व की, ये बोनस है एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पोर्ट्रेट ट्रायंगल का मीनिंग क्या हुआ, तो भाई अगर पोर्ट्रेट ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखो, ये है आपका पोर्ट्रेट ट्रायंगल, तो अगर इसकी लेंथ की बात करी जाए यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, तो ये BC जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस BC रिप्रेजेंट IAXL, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस, IAXL। समझ में आ रही बात है? सो ये क्या है, लीकेज वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इवन गेट तक में क्वेश्चन आया हुआ है कि पोर्ट्रेट ट्रायंगल में ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो इट वन रिप्रेजेंट लीकेज वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि लीकेज के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस लीकेज रिएक्टेंस के कारण। ना अगर बेस की बात कर लेते हैं ना, बेस यहाँ से देख सकते हो, ये जो बेस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन रिप्रेजेंटिंग आर्मेचर रिएक्शन MMF। समझ में आ रही बात है? सो दिस बेस रिप्रेजेंट FA, आर्मेचर रिएक्शन MMF, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन में कितना MMF बन रहा है। सही है, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है शेप ऑफ ZPF कर्व। अब देखो इसका जो कर्व का जो शेप है उसको जरा समझ लो, तो ZPF कर्व का जो शेप है वो
जो होगा हमारा वो सिमिलर होगा ओसीसी। अब देखो यहाँ पे ZPF कर्व, ये जो ZPF हमारा कर्व है इसका शेप देख लो, तो इसका शेप जो है बिल्कुल सिमिलर है ओसीसी के। बहुत ध्यान से देखो, ये ओसीसी कर्व गया है एंड दिस वन इज योर ZPFC एंड दिस वन इज योर ओसीसी। तो बिल्कुल सिमिलर है ओसीसी कर्व के, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके अंदर थोड़ी सी शिफ्टिंग है। यानी कि ZPF कर्व जो होता है, ZPF कर्व वो सिमिलर तो होगा ओसीसी के, बस थोड़ा सा शिफ्टेड होगा, ठीक है, शिफ्टेड ओसीसी कर्व। और ये जो शिफ्टिंग होगी ये कहाँ होगी, तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग भी और वर्टिकल शिफ्टिंग भी। इसको बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें इसके ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग मतलब, अब देखो ये कर्व ओसीसी का है, ये ZPF का है, बिल्कुल सिमिलर है। तो ये ZPF का जो कर्व है थोड़ा सा नीचे खिसका हुआ है और थोड़ा सा आगे की तरफ भागा हुआ है। तो ये जो आगे की तरफ भागा हुआ है दिस वन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, और जो नीचे की तरफ खिसका हुआ है दिस वन इज नोन एज वर्टिकल शिफ्टिंग। अब देखो देख के बताना है तुम्हें। अब रीजन क्या है हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का, तो हॉरिजॉन्टली क्यों शिफ्ट हुआ है, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। समझ में आ रहा है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो जितना ज्यादा आर्मेचर रिएक्शन होगा उतना ज्यादा ये दूर चलता चला जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, एफ ए की वैल्यू बढ़ाओगे, एफ ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो एफ आर वाला जो पॉइंट है ये पीछे खिसक जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब अगर ये यहाँ खिसक जाएगा तो भाई कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा तुम्हारा एफ ए बढ़ेगा, जितना ज़्यादा एफ ए बढ़ेगा आर्मेचर रिएक्शन, उतना बड़ा बेस होगा और उतना ज़्यादा ये जो कर्व है ZPF कर्व ये आगे खिसक जाएगा। क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज अगर बात करें तो वर्टिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल शिफ्टिंग। वर्टिकल शिफ्टिंग क्यों हो रही है, ये जो वर्टिकल शिफ्टिंग हो रही है ये बिकॉज ऑफ दिस ओसीसी से जो वर्टिकल शिफ्टिंग हो रही है दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लीकेज। समझ में आ रही बात है, ये किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू लीकेज ड्रॉप। तो ये जो लीकेज देख रहे हो यहाँ पे, जो लीकेज हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्टिकली हमारी शिफ्टिंग हो रही है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें साइज ऑफ पोर्ट्रेट ट्रायंगल, तो पोर्ट्रेट ट्रायंगल का अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर और बेस की, तो परपेंडिकुलर जो है वो है IA XL और बेस जो है वो है FA। नाउ दोनों ही कंडीशन में, यानी कि चाहे FA ले लो चाहे IA XL, ये भी अगर हम बात करें आर्मेचर रिएक्शन की, तो आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर करंट पे डिपेंड करेगा। सो द बेस डिपेंड्स ऑन दिस आर्मेचर करंट। ना अगर बात करते हैं परपेंडिकुलर की, तो इसके अंदर भी भैया ये भी आर्मेचर करंट पे डिपेंड करेगा। देख सकते हो यहाँ पे आइए, तो जो परपेंडिकुलर देख रहे हो वो भी आर्मेचर करंट पर ही डिपेंड कर रहा है। यानी कि अल्टीमेटली पोर्ट्रेट ट्रायंगल की जो शेप है, वो जो उसका साइज है, सॉरी साइज जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आर्मेचर करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो और हम जानते हैं कि भाई जब भी हम ZPF कर्व बनाते हैं तो आर्मेचर करंट को कांस्टेंट रखते हैं। याद है, अभी मैंने पीछे बताया था, इसलिए मैं कह रहा था हर चीज़ को बड़े ध्यान से समझो, सारी चीज़ें आगे कनेक्ट हो जाएंगी। तो क्योंकि भैया IA जो है, ठीक है, IA रेटेड रखते हैं हम लोग और इसको कांस्टेंट रखते हैं पूरे ZPF कैरेक्टरिस्टिक के टाइम पे। तो जब IA कांस्टेंट है तो ये वाली बेस भी कांस्टेंट हो गया, परपेंडिकुलर भी कांस्टेंट हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है पोर्ट्रेट ट्रायंगल भी विल रिमेन इट्स साइज, यानी कि सेम साइज का। तभी आपने देखा होगा जब हम ZPF कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो पोर्ट्रेट ट्रायंगल का जो साइज है वो हर बार सेम रहेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, सो डेट इज द पॉइंट। क्यों सेम रहेगा, क्यों उसका साइज चेंज नहीं हुआ, बिकॉज बोथ द परपेंडिकुलर एंड द हॉरिजॉन्टल और बेस विल डिपेंड्स ऑन द आर्मेचर करंट। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ चौथा पॉइंट आ जाता है पोर्ट्रेट रिएक्टेंस। ये बड़ा पूछा जाता है यार पेपर में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है, गेट तक में आया हुआ है कि पोर्ट्रेट रिएक्टेंस क्या होता है। तो डरना नहीं है, यहाँ पे देख लो दिस वन, इसको बड़े ध्यान से देखो। तो पोर्ट्रेट रिएक्टेंस बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप। तो ये जो होता है IA XL, दिस वन इज योर रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि लेंथ ऑफ BC। तो यहाँ पे ये जो XL लीकेज वाला XL, इसको अगर मैं भेज दूं तो लेंथ ऑफ BC डिवाइड बाई IA, ये लिखा। एंड दिस लीकेज रिएक्टेंस इन पोर्ट्रेट ट्रायंगल इज नोन एज पोर्टियर रिएक्टेंस। बहुत स्टार मार्क कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इस पे, ठीक है। धन्यवाद, मेरे को बाद में दे देना जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तुमसे, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो पोर्टियर रिएक्टेंस है ये क्या है, बेसिकली ये वो लीकेज रिएक्टेंस ही है, बस क्योंकि पोर्ट्रेट ट्रायंगल के अंदर हम ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं दिस XL, तो यही XL जो होता है ये पोर्टियर रिएक्टेंस कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ओके। तो अब ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जब भी सॉल्व करो तो लेंथ ऑफ BC ले लेना, और IA जो होगा ये IA बेसिकली था फेज वैल्यू ऑफ फुल लोड आर्मेचर करंट, यानी कि जो तुम्हारा रेटेड आर्मेचर करंट है उसकी फेज वैल्यू की बात हो रही है। भाई हर जगह फेज वैल्यू ले रहे हैं, पहले बता दे रहा हूँ, हम लोग चाहे टर्मिनल वोल्टेज लें इस कंडीशन में, चाहे ये लें, सब जगह फेज वैल्यू ही ले रहे हैं। ना पांचों पॉइंट देख लो, पांचों पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं बिल्कुल बेस की, तो VT इक्वल टू 0 है, तो VT इक्वल टू 0 शॉर्ट सर्किट कंडीशन को दिखा रहा है ना। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में अब ये जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो बेस है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई टर्मिनल वोल्टेज तो मिला नहीं, यानी कि अगर तुम शॉर्ट सर्किट में अल्टरनेटर चलाओगे तो उसके टर्मिनल पे तुम्हें 0 वोल्टेज मिलेगा। तो भैया जो तुम फील्ड करंट दे रहे हो वो जा कहाँ रहा है,
तो बेसिकली ऐसे कंडीशन में जो हम फील्ड करंट दे रहे हैं उसको हम कह देते हैं IFSC, यानी कि फील्ड करंट जो दे रहे हैं शॉर्ट सर्किट में। तो इसको हम समझते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से। तो यहाँ शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में ये जो रेटेड करंट है, इसको बनाने में जो फील्ड करंट लगेगा वो होता है IFSC। तो ये जो फील्ड करंट होता है ये कहाँ कंज्यूम हो रहा होता है? तो ये पूरा का पूरा जो फील्ड करंट है ये कंज्यूम हो रहा होता है ओवरकम करने में लीकेज एंड आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। यानी कि जब भी तुम किसी अल्टरनेटर, फॉर एग्जांपल अगर ये अल्टरनेटर है, अब इसको शॉर्ट कर दिया तो भाई टर्मिनल तो जीरो होगा, यानी कि टर्मिनल का तो कोई वोल्टेज बन नहीं रहा। तो जो तुम इसमें फील्ड करंट दे रहे हो वो जा कहाँ रहा है? तो वो फील्ड करंट जा रहा है रेटेड आर्मेचर करंट बनाने में। आइए इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये IFSC हो गया। ये वो फील्ड करंट है जिससे हम लोग आइए रेटेड करंट फ्लो कराएंगे इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे ये फील्ड करंट का काम क्या क्या होगा? एक तो रेटेड करंट को मेंटेन रखना और साथ ही साथ वोल्टेज ड्रॉप को ओवरकम करना। कौन कौन से वोल्टेज ड्रॉप? लीकेज की वजह से और आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ड्रॉप हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा जब भी हम अल्टरनेटर को अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर XAR था एंड मेजॉरिटी में XAL था, थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी था पर उसको नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो अगर हम लोग शॉर्ट भी कर दें तो VT तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर आइए रेटेड फ्लो कराओगे तो ऐसे केस में ये वाला वोल्टेज ड्रॉप एंड ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है इन दोनों को भी तो ओवरकम करना है। तो इस काम में हमें लगेगा IFSC करंट। समझ में आ रही बात? ये तो IFSC करंट क्या है? बेसिकली वो फील्ड करंट है जिसमें हम लोग शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रेटेड करंट फ्लो कराएंगे, साथ ही साथ वोल्टेज को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। कैसे? वो आर्मेचर रेटेड करंट को मेंटेन रखेंगे और वोल्टेज जो होगा वो क्या करेंगे? वो कहाँ ड्रॉप हो रहा होगा? आर्मेचर रिएक्शन एंड लीकेज के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये नाउ अब लोड कर्व की बात कर लेते हैं कि भाई ठीक है सर, ZPF कैरेक्टरिस्टिक तो ZPF लोड के लिए है, लेकिन अगर हमारा लोड जो है वो ZPF नहीं है तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी? तो वो कहलाती है लोड कैरेक्टरिस्टिक। लोड कैरेक्टरिस्टिक मतलब लोड एट डिफरेंट पावर फैक्टर। मतलब पावर फैक्टर हो सकता है उसका 1 हो, 0.8 हो, 0, ठीक है। तीनों को बना लेते हैं। तो भाई ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो गया, MF हो गया, IF हो गया, ये हो गया हमारा OCC, ठीक है। अब बनाते हैं दिस वन इज ZPF। अभी पीछे निकाला। ZPF का मतलब क्या होता है? अभी पीछे बताया था मैंने। ZPF का मतलब हो गया जीरो पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर मतलब cos थीटा इक्वल टू 0। सो दिस इज योर ZPF कैरेक्टरिस्टिक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पावर फैक्टर थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, ठीक है। ये आ गई अगर तुम्हारा पावर फैक्टर 0.8 है, ये कैरेक्टरिस्टिक बनेगी अगर तुम्हारा पावर फैक्टर 1 है, ठीक है। अब ये हो गई रटने वाले लोगों के लिए कि अगर आपको केवल रटना है तो यहीं तक वीडियो है, यहाँ पे खत्म कर देना। लेकिन अब बात आती है कि सर हमने यही क्यों लिया, ठीक है। आखिर क्यों ये तीन कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से बनी? दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे जैसे हमने पावर फैक्टर चेंज करा तो ये कैसे चेंज हो गई, यानी कि कैसे हमारा जो कर्व था ZPF वो पास जाने लग गया OCC के। दूसरी बात, ये सारे के सारे कर्व जो है यहाँ से ही क्यों स्टार्ट हुए? ये दो क्वेश्चनों के आंसर मैं दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि भाई ये कर्व हमारे ऐसे क्यों, मतलब जैसे जैसे पावर फैक्टर इंप्रूव करोगे वैसे वैसे ZPF जो कर्व था उससे हम दूर क्यों जाने लगे, उससे हम OCC की तरफ क्यों जाने लग जाएंगे? तो इसको बड़े ध्यान से देखो। मान के चलते हैं OCC में हमें EG जनरेटेड वोल्टेज मिल रहा है। अब भैया अगर पावर फैक्टर 1 है, यूनिटी है, इसका मतलब प्योरली रेजिस्टिव लोड है, तो उसके अंदर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो रहा होगा और लीकेज हो रहा होगा। तो लीकेज प्लस वेरी स्मॉल आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप मान लेते हैं, ठीक है। 0.8 है तो इसके अंदर R एंड L दोनों हैं, तो दोनों हैं तो भैया लीक भी हो रहा होगा और स्मॉल आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हो रहा होगा, क्रॉस और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आ रहा होगा। वहीं पे अगर पावर फैक्टर बिल्कुल जीरो है तो इसके अंदर लीक हो रहा होगा और बहुत ही लार्ज आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हो रहा होगा बिकॉज प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग। तो ये वाला जो है ये ऑलमोस्ट प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट देगा, ये वाला सॉरी, एंड दिस वन रिप्रेजेंटिंग प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट एंड दिस वन रिप्रेजेंटिंग क्रॉस प्लस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। समझ में आ रही बात है? तो ये हमने तीनों केस बना दिए। अब देखो ऐसे में अगर हम बात करते हैं पहले वाले यानी cos थीटा इक्वल टू 1 की, तो cos थीटा 1 क्योंकि उसके अंदर बहुत ही स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, लीकेज की वजह से जो हो रहा है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से बहुत ही स्मॉल है, तो इसीलिए इसमें जो इसका जो डिप आएगा वोल्टेज में EG से VT के बीच की जो गैप होगा वो बहुत कम होगा। cos थीटा 0.8 वाले को अगर करेंगे तो उसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है cos थीटा 1 वाले से, तो इसके अंदर जो वोल्टेज में जो डिप आएगा वो बिकॉज ऑफ टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो उसमें जो डिप आएगा जनरेटेड के कंपैरिजन में वो बिकॉज ऑफ लीकेज प्लस स्मॉल आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा ना। ZPF वाले को जब पकड़ते हो तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ लीकेज प्लस वेरी लार्ज आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर हम टर्मिनल वोल्टेज प्लॉट करें तो ये आएंगे VT1, VT2, VT3। तो ऐसे में देख सकते हो सिंपली
कि ये जो कॉस थीटा वाला था यानी कि VT1, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होगा टर्मिनल वोल्टेज, VT2 उससे कम होगा एंड VT3 सबसे कम होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कम है तो EG और VT के बीच का गैप कम है। इसके अंदर क्रॉस एंड डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, क्रॉस प्लस डीमैग्नेटाइजेशन, तो इसमें गैप ज़्यादा हो गया। एंड इसमें केवल डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप और ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात ये। सो डेट इज़ द कॉन्सेप्ट। समझ में आया, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये यहाँ पे जो हमने बेस में सारे कर्व एक साथ क्यों शुरू हो रहे हैं, इसको जरा समझ लेते हैं। तो भैया ये वाला पॉइंट जो देख रहे हो, तो सारे के सारे लोड कर्व जो होंगे वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। अब ऐसा क्यों, एक 0 पावर फैक्टर वाले का, एक 0.8, एक 1, सबका एक साथ कैसे स्टार्ट होगा। तो देखो सीधी सी बात है, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट क्या करती है, दिस वन लाइन रिप्रेजेंट VT इक्वल टू 0, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज 0 है। टर्मिनल वोल्टेज 0 का मतलब तुमने जो भी लोड लगाया है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पे हमने लोड को शॉर्ट कर दिया है। समझ में आ रही बात है। तो यानी कि हमने कौन सा लोड लगाया है, प्योरली इंडक्टिव लोड। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन जब भी होती है तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन हमेशा प्योरली इंडक्टिव लोड के लिए ही होगी। क्यों, क्योंकि जब हम शॉर्ट कर देंगे तो लोड का पावर फैक्टर कुछ भी हो, हमें क्या करना है यार, बात समझ में आ रही है भाई। अल्टरनेटर है ये, इसमें XAL है, XAR है, और यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे लोड तुमने कोई भी लगाया हो, उससे क्या मतलब, हमने तो उसे शॉर्ट कर दिया ना, तो उसका पावर फैक्टर का कोई मतलब नहीं रह जाता। और क्योंकि जब शॉर्ट करते हैं तो प्योरली इंडक्टिव लोड ही पिक्चर में रहता है, इसीलिए हमेशा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में शॉर्ट सर्किट कंडीशन को ZPF कंडीशन की तरह ही ट्रीट करा जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही बात है। तो इसीलिए सारे कर्व आगे चल के भले ही सेपरेट हो जाएं, पर इनिशियल कंडीशन में शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भैया एक साथ ऐसे ही जाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आने वाले समय में हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन शुरू करेंगे, और अगर लेक्चर पसंद आया तो शेयर जरूर करें। और अगेन थैंक यू।